नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, जितने भी लोग प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले हैं, उन सभी लोगों के लिए आज का ये जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज से हम लोग ना प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की जो क्लास है वो स्टार्ट करने वाला हूँ। और आज का जो हमारा क्लास होगा ना, वो क्लास नंबर फर्स्ट होगा। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हमारा शिक्षण अभिरुचि, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक होगा ना, वो अभिरुचि एवं रुचि होगा। क्या? तो अभिरुचि बोल सकते हो या रुचि बोल सकते हो, दोनों एक ही है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को ना आपके प्री बीएड या प्री डीएलएड का अगर सिलेबस को अगर आप लोगों को दिखाओ ना, तो सबसे पहला इसमें देखो भाग 3 करके इसमें दिया है। और अगर आप लोग सोच रहे होंगे ना कि बीएड का सिलेबस और डीएलएड का सिलेबस जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका अलग अलग होगा, तो दोनों को ना मैं अपने जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें डाल दूंगा। तो उसमें देख लेना, दोनों के दोनों सेम है, किसी भी प्रकार से उसमें अंतर नहीं है। केवल जो अंतर होता है ना, वो क्वेश्चन के पैटर्न पर अंतर होता है। कैसे पैटर्न पर? देखो, बीएड क्या है, उच्च लेवल का है, तो थोड़ा हाई और डीप क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन डीएलएड क्या है ना, मतलब उससे थोड़ा सा नीचे है ना, तो उसमें क्या होगा, उसमें थोड़ा सा आसान प्रश्न पूछा जाता है। तो केवल क्वेश्चन के ना जो पूछने के तरीके हैं उसमें केवल अंतर देखने को मिलेंगे। लेकिन जो सिलेबस है, बीएड का बोल लो या डीएलएड का बोल लो, दोनों के दोनों में सेम है। ठीक है। तो सबसे पहला देखो, आपका जो विषय है उसका नाम क्या है, शिक्षण अभिरुचि। और ये जो शिक्षण अभिरुचि है ना, उसमें 30 नंबर का पूछा जाएगा प्रश्न। और 30 प्रश्न पूछा जाएगा। क्या? तो 30 नंबर का इसमें से आने वाला है और 30 प्रश्न पूछा जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक जो रहेगा ना, वो अभिरुचि है। मतलब जो आप लोगों का विषय है शिक्षण अभिरुचि, उसको जानने से पहले सबसे पहले ये जानना होगा ना जी कि ये शिक्षण अभिरुचि एक्चुअल में होता क्या है और उसमें अभिरुचि क्या है। तो इसको सबसे पहले हम लोग जानेंगे। अपने विषय को सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल वो है क्या। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को ना इसमें जितना भी सारा टॉपिक इसमें दिया है ना, सारे के सारे टॉपिक को आप लोगों को पढ़ाऊंगा। सिलेबस के अंदर भी पढ़ाऊंगा और सिलेबस के बाहर भी पढ़ाऊंगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी का जो पेपर का जो पैटर्न है वो काफ़ी विस्तृत हो गया है, बदल गया है। तो विस्तार पूर्वक आप लोगों को अच्छे से पढ़ाते हुए चलूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ना अपने विषय को समझेंगे। तो देखो, आप लोगों ने देख लिया ना आपका जो सिलेबस है वो क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अभिरुचि क्या होता है या रुचि क्या होता है। तो जो चीज़ मैं बोलूँगा ना, उन सारी चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। और उसके अलावा जो चीज़ नोट करने के लिए बोलूँगा उसको भी नोट करना है। और आज की क्लास जो हो जाएगा ना, उसके बाद इसका पूरा पीडीएफ होगा ना, वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा जो पर्सनल बनाया हूँ उसमें। और उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, इंस्टाग्राम पे आप लोगों को ना मैसेज करना है कि मेरे को व्हाट्सएप में जोड़ना है बोल करके, तो मैं आप लोगों को उसमें जोड़ दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो बाय एमडी धीवर करके है, तो वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हो। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सबसे पहले हम लोग पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। तो ध्यान से पढ़िए, बाकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को और लास्ट में दे दूंगा इसी क्लास के। तो चलिए सबसे पहले ध्यान से पढ़िए फर्स्ट को। अभिरुचि, एप्टीट्यूड का अर्थ किसी कार्य क्षेत्र या कौशल को सीखने की जन्मजात क्षमता, प्राकृतिक प्रतिभा या विशेष योग्यता है। यह वह प्रवृत्ति है जो किसी व्यक्ति को किसी विशेष कार्य को आसानी से सीखने और करने में मदद करती है। इसे आसान शब्दों में रुचि, शौक, पसंदगी या किसी क्षेत्र विशेष के प्रति गहरा लगाव भी कहा जा सकता है। तो अगर आप लोगों को ना अभिरुचि या एप्टीट्यूड क्या होता है ये अगर अपने शब्दों में बताऊं, तो अभिरुचि का मतलब ही होता है कि आपका ना किसी जो टॉपिक है या किसी जो विषय है या किसी प्रकार की जो कौशल है ना, उसमें महारत हासिल करना, आपकी रुचि लगना, शौक लगना। मतलब मैं आप लोगों को अगर बोलूँ ना कि आप खाली टाइम में क्या करना पसंद करोगे, तो खाली टाइम में जो आप लोगों की रुचि रहेगा, जो शौक रहेगा, जो पसंद रहेगा, वैसे कार्य में आप लोगों का मन लगेगा ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे अभिरुचि बोल सकते हैं या एप्टीट्यूड कहते हैं। जो खाली टाइम में आप लोगों को करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और उसको करने में कभी आप लोगों को बोरिंग महसूस नहीं होता है, घंटों आप लोग कर सकते हो मन लगा करके। तो इस प्रकार की जो प्रतिभा होगा ना, जो आप लोगों को करने की जो कौशल होगा, तो उसे हम लोग अभिरुचि कहेंगे। ठीक है। साफ शब्दों में, एक शब्द में जानना चाहो ना, तो रुचि, शौक या पसंदगी। ठीक है। तो ये मान सकते हो, ये क्या कहलाता है, अभिरुचि कहलाता है। समझ में आया आप लोगों को? चलिए उसके बाद ना इसके अंतर्गत आप लोगों को और क्या क्या पढ़ना है, इन तमाम चीज़ों को पढ़ते हुए चलते हैं। जो चीज़ मैं नोट करने के लिए बोलूँगा उसे नोट करते हुए चलिएगा और शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों को बनाते हुए चलना है। ठीक है। ताकि एग्जाम से एक आध हफ्ते जब पहले हो ना, तो शॉर्ट में जो भी लिखे रहो ना, तो एक दो दिन में रिवीजन हो सके। चलिए सबसे पहले आज के टॉपिक को देखो, अभिरुचि या रुचि। चलिए सबसे फर्स्ट को पढ़िए, अभिरुचि का अर्थ। आप लोगों को पहले अभिरुचि का अर्थ इसलिए पहले ही बता दिया हूँ क्योंकि देखो उसमें सरल शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हूँ। लेकिन इसमें जब अर्थ को पढ़ोगे ना, तो इसमें थोड़ा पुस्तकीय ज्ञान है, मतलब थोड़ा थियोरेटिकली टाइप से दिया
दिया गया है, थोड़ा क्लिष्ट वर्ड दिया गया है, इसलिए आप लोगों को पहले अभिरुचि क्या होता है ये समझाया हूँ। ठीक है, बुक इस लैंग्वेज में पढ़ करके देखो इसका क्या बोला है, इसका जो मतलब है वो। ठीक है, अब तो अभिरुचि के अर्थ को ध्यान से पढ़िए। अभिरुचि पद का योग सामान्यतः दो अर्थ में होता है, कार्यात्मक अर्थ फंक्शनल मीनिंग तथा रचनात्मक अर्थ स्ट्रक्चरल मीनिंग। कार्यात्मक अर्थ में अभिरुचि का तात्पर्य एक ऐसे भाव की अनुभूति से होता है जिससे एक सार्थक अनुभूति कहा जाता है, जो रचनात्मकता पर दिए जाने वाले ध्यान या कोई किए जाने वाले कार्य से संबंधित होता है। ठीक है, तो अभिरुचि पद का ना दो अर्थों में उपयोग होता है। कौन कौन सा? तो अभिरुचि जो होता है ना, इसका सामान्यतः दो अर्थों में उपयोग होता है। कौन कौन सा? तो सबसे पहले कार्यात्मक अर्थ होता है, फंक्शनल मीनिंग होता है, और दूसरा रचनात्मक अर्थ होता है, स्ट्रक्चरल मीनिंग। ठीक है, तो चाहो ना तो इन दोनों को आप लोग लिख करके रख सकते हो, या फिर केवल आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, जो रुचि होता है वो, और रुचि को बताया हो ना, रुचि का मतलब इंटरेस्ट होता है ना, जिसमें आप लोगों का मन लगे जो कार्य को करने के लिए, केवल आप लोगों को इतना ही याद रखना है। चलिए, उसके अलावा ना परिभाषा करके दिया है, उसको पढ़िए। रैली के अनुसार, मतलब एक रैली नामक मनोवैज्ञानिक है ना, उन्होंने रुचि को परिभाषित किया है, तो उसको ध्यान से पढ़िए। अभिरुचि बालकों में एक प्रेरणात्मक बल के रूप में कार्य करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह किसी वस्तु को अन्य वस्तुओं से अलग कर उस पर विशेष ध्यान देता है। अगर आप लोगों को इसकी परिभाषा को भी अगर सरल तरीके से समझाओ ना, तो ये जो रैली नामक जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने कहा है कि आप लोगों की जो रुचि है ना, जो विशेष तौर पे कि कोई भी कार्य अगर मैं आप लोगों को उसमें दूं जिसमें आप लोगों को ना मन लगे और आप लोगों को किसी प्रकार से बोरिंग ना लगे, तो वो कार्य क्या कहलाएगा? आपका रुचि कहलाएगा। ठीक है, साफ साफ देखो ना, जीव वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से अलग कर उसमें विशेष ध्यान देता है, तो वह कौशल करना या वह कार्य करना जिसमें आप लोगों का मन लगे और अन्य कार्य से आप लोग विशेष तौर पर उस पर ज़्यादा ध्यान दोगे और किसी प्रकार से आपको बोरिंग फील ना हो, तो वो क्या कहलाएगा? तो वो आप लोगों का अभिरुचि कहलाएगा। ठीक है, तो ये रैली नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा था। चलिए, उसके बाद ना अभिरुचि के प्रकार को जानते हैं, टाइप ऑफ इंटरेस्ट को जानते हैं। एक शब्द में आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा ना कि अभिरुचि क्या होता है। इंटरेस्ट होता है जिसमें आप लोगों को किसी कार्य को करने में मन लगे, है ना। हर व्यक्ति का कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है, कोई ना कोई रुचि होता है किसी कार्य को करने के लिए, किसी प्रकार के कौशल में एक्सपर्ट होता है हर व्यक्ति, है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट को पढ़ते हैं। सुपर एवं क्राइस्टिस द्वारा अभिरुचि के निम्न प्रकार है। तो अभिरुचि के ना मुख्यतः तीन प्रकार बताया है सुपर एवं क्राइस्ट नामक मनोवैज्ञानिक ने। चाहो ना तो एक लाइन में इसे नोट करके रख सकते हो। क्राइस्ट एवं जो सुपर नामक मनोवैज्ञानिक है ना, इन्होंने अभिरुचि के कितने प्रकार बताए? तीन प्रकार बताए। कौन सा? ए करके दिया है, बी करके और सी करके दिया है, तीनों को। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहला ए को पढ़ो, व्यक्त अभिरुचि, एक्सप्रेसेड इंटरेस्ट। व्यक्त अभिरुचि क्या होता है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। व्यक्त अभिरुचि वैसी अभिरुचि को कहा जाता है जिसमें किसी एक क्रिया एक्टिविटी की तुलना में व्यक्ति किसी दूसरी क्रिया को अधिक पसंद करने की स्पष्ट अभिव्यक्ति करता है। उदाहरण, शिक्षक द्वारा पूछने पर छात्र यदि स्पष्ट रूप से यह कहता है कि उसे संस्कृत एवं हिंदी अन्य विषयों की तुलना में अधिक रुचि लगता है, तो यह व्यक्त अभिरुचि का उदाहरण है। अब आप लोगों को समझाता हूँ व्यक्त अभिरुचि क्या होता है। व्यक्त अभिरुचि का मतलब होता है कि मैं आप लोगों को लगभग आपके 12th पास आउट होंगे आप लोग, है ना। तो 12th में बोलूँगा कि आप लोगों का लगभग 5 सब्जेक्ट होता है, चाहे वो किसी भी विषय का रहो आप लोग, है ना। तो उस 5 विषय में आप लोगों को कोई ना कोई एक विषय ऐसा होगा जो आप लोगों को अच्छा लगता होगा। अगर मैं उन 5 विषय में से बोलूँ कि आप लोगों को अपने मनपसंद का विषय निकालो, तो आप लोग क्या करोगे? जिसमें आप लोगों की ना रुचि लगता होगा, पसंद होगा आप लोगों को पढ़ने में, जिसमें आप लोगों को बोरिंग फील नहीं होता होगा, है ना, जो अधिक रुचि लगता होगा, तो ऐसे विषय को निकाल करके पढ़ना पसंद करोगे। तो उसे उस प्रकार की जो रुचि है ना, उसे व्यक्त अभिरुचि कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को पहला व्यक्त अभिरुचि क्या होता है। चलिए, उसके बाद बी को पढ़ते हैं, प्रकट अभिरुचि, मैनिफेस्ट इंटरेस्ट। तो ध्यान से पढ़िएगा इसको भी। प्रकट अभिरुचि से तात्पर्य वैसी अभिरुचि से है जिसकी अभिव्यक्ति व्यक्ति द्वारा स्वतः अपनी इच्छा से कोई काम करने से होती है। उदाहरण, यदि कोई छात्र प्रायः खाली समय में क्रिकेट खेलता हो तो ऐसा कहा जाता है कि क्रिकेट में उसकी अभिरुचि है, और यह अभिरुचि प्रकट अभिरुचि का उदाहरण होगा। तो प्रकट अभिरुचि क्या होता है, समझ में आया ना। प्रकट अभिरुचि मतलब जो आप लोगों के सामने प्रकट होता हो, साक्षात आप लोग उसको देख सको। ठीक है, एक शब्द में अगर आप लोगों को उसको बताऊँ ना, एक लाइन में, तो देखो, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ ना कि एक्टिविटी में या खेल में आप लोगों को कौन सा खेल पसंद है, तो आप लोग ना अपने मनपसंद का बोलोगे। कोई बोलेंगे
बोलेंगे मुझे क्रिकेट पसंद है, कोई बोलेंगे मुझे वॉलीबॉल खेलना पसंद है, कोई बोलेंगे कि मुझे अन्य खेल खेलना पसंद है। तो उसमें आपकी क्या लगेगी, रुचि लगेगा, जिसको साक्षात रूप से क्या है, प्रकट रूप से देखा जा सकता है। तो वो क्या होगा, वो प्रकट अभिरुचि का उदाहरण है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। और एक चीज़ आप लोग जान लो, ये जो आप लोगों का शिक्षण अभिरुचि का विषय है ना, इसमें आप लोगों को रटना बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को समझने की कोशिश करना है, जितना से जितना ज़्यादा हो सके समझना है। क्योंकि अभी का जो क्वेश्चन का पैटर्न पूछा जा रहा है ना व्यापम द्वारा, तो वो कूट में पूछा जा रहा है, तो उसके लिए आप लोगों को समझना ज़्यादा जरूरी है, रटना आप लोगों को नहीं है। मैं बार बार अपने क्लास में बोलता रहता हूँ और अभी भी बता रहा हूँ आप लोगों को। चलिए उसके बाद सी को पढ़ते हैं, आविष्कारिकात्मक अभिरुचि, इन्वेंटराइड इंटरेस्ट। आविष्कारिकात्मक अभिरुचि वैसे अभिरुचि को कहा जाता है जिसका ज्ञान मानक अभिरुचि, आविष्कारिका, स्टैंडर्ड इंटरेस्ट, इन्वेंट्री का क्रियान्वयन करने के बाद पता चलता है। आविष्कारिकात्मक अभिरुचि को आप लोग इस प्रकार से ले सकते हो, अगर ना किसी बालक की या किसी की ना जो रुचि होगा ना वो किसी प्रकार से आविष्कार करने में होगा, है ना, मनोवैज्ञानिक अन्वेषण करने में होगा, खोजबीन करने में होगा, किसी चीज़ का क्या है, इन्वेंशन करने में होगा, तो इस प्रकार की जो रुचि होता है ना, तो उसे हम लोग आविष्कारिकात्मक अभिरुचि कहते हैं, स्टैंडर्ड इंटरेस्ट इन्वेंट्री कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। सुपर एवं क्राइस्टिस के द्वारा ना 3 प्रकार की क्या है, तो 3 प्रकार की अभिरुचि बताया गया, तो इन तीनों को आप लोगों को इसके बाद याद रखना है इसमें। चलिए उसके बाद अन्य प्रकार करके दिया है, उसको पढ़िए। परीक्षित अभिरुचि, टेस्टेड इंटरेस्ट को पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। परीक्षित अभिरुचि से तात्पर्य वैसे अभिरुचि से होता है जिसकी झलक व्यक्ति की उपलब्धियों, अचीवमेंट से होती है। उदाहरण के लिए यदि किसी छात्र को गणित विषय में अधिक अंक मिलता है तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि गणित उसकी अभिरुचि अधिक है। तो यह आप लोगों को समझ में आया, परीक्षित अभिरुचि, है ना। मान के चलो किसी की ना जो नंबर है किसी विषय में सबसे ज़्यादा आया, तो ज़्यादा आएगा तो हम लोग क्या मानते हैं, हम लोगों की जनरल जो मानसिकता है वो क्या होता है कि उस विषय में उसकी अच्छी पकड़ होगा, उसका जो अभिरुचि, जो इंटरेस्ट है ना वो अच्छा होगा, इसके वजह से उसमें क्या है, उनका उस विषय में ज़्यादा अच्छा से नंबर आया। तो ये क्या कहलाता है, परीक्षित अभिरुचि कहलाता है। ठीक है, जिसको परीक्षण के द्वारा क्या किया जाता है, जाना जाता है, समझा जाता है। चलिए उसके बाद ना स्कूलों में बालकों की अभिरुचि को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जानते हैं कि एक जो बालक है ना वो जब स्कूल जाता है तो कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करता है, उसकी अभिरुचि को, उसके इंटरेस्ट को, तो ये समझेंगे। सबसे फर्स्ट को पढ़िए, रुचि को प्रभावित करने वाले कारक तो कौन कौन से हैं। सबसे पहला ए करके दिया है, उसको पढ़िए। प्रारंभिक विद्यालय की अनुभूतियाँ, एलिमेंट्री स्कूल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इसमें क्या है, वैसे बालक जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्कूल जाने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे बालक को प्रारंभिक विद्यालय की अनुभूतियाँ, एक्सपीरियंस आनंददायक होता है। तो प्रारंभिक विद्यालय की अनुभूतियाँ मतलब एक्सपीरियंस कैसे होता है, को देखो आप लोगों ने देखा होगा कि शुरुआती में जो बच्चे का एडमिशन होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है अपने आप से कि मेरे को स्कूल जाना है, मेरे को पढ़ना है बोल करके, तो वो शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्या होता है, तैयार रहता है स्कूल जाने के लिए। तो ये क्या होता है, बच्चे को क्या है, स्कूल का जो वातावरण है वो प्रभावित करता है उसको, और उसको पढ़ने में क्या होगा, आनंद आएगा। दूसरा को पढ़िए, माता पिता का प्रभाव। माता पिता का प्रभाव सामान्य रूप से विद्यालय के प्रति बालकों की मनोवृत्ति पर पड़ता है। तो देखो माता पिता जिस प्रकार से बच्चे को क्या करेंगे, तैयार करेंगे स्कूल जाने के लिए या किसी प्रकार की एक्टिविटी के लिए भी, तो उसका प्रभाव तो प्रॉपर रूप से पढ़ाता है। और आप लोगों ने पता होगा ना, आप लोगों की जिस प्रकार से माता पिता का जो इंटरेस्ट होता है हूबहू उसी प्रकार से बालकों में भी जो उसका जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। चलिए उसके बाद सी को पढ़िए, भाई बहनों की मनोवृत्ति। यदि बड़े भाई बड़े बहनों की मनोवृत्ति किसी विषय या शिक्षक के प्रति प्रतिकूल होता है तो इसका प्रभाव भी बालक पर भी पड़ता है। आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि आपके बड़े भाई या बड़ी बहन जो उसका अभिरुचि होगा, मतलब इंटरेस्ट होगा ना, सेम टू सेम उस बालक का जो होता है उसके छोटे भाई बहन होगा ना, उसका भी लगभग लगभग वही उसका इंटरेस्ट भी देखने को मिलता है जनरली। मान के चलो ना, किसी के बड़े भाई या बड़े बहन अगर किसी प्रोफेशन में होगा, मान के चलो वो टीचर होगा या किसी प्रकार से डिफेंस फील्ड में होगा, चाहे वो पुलिस या आर्मी वगैरह में होगा, तो जनरली उसके छोटे भाई या छोटे बहन भी क्या करता है, सेम उसी फील्ड में जाने की क्या करता है, कोशिश करता है, उसका भी
जो मनोवृत्ति है, जो इंटरेस्ट है वो उसी में बनता है। तो ये भाई बहन की जो मनोवृत्ति है ना उसका भी उसमें क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। चलिए उसके बाद डी को ध्यान से पढ़िए, संगी साथी की मनोवृत्ति। तो संगी साथी की मनोवृत्ति क्या होता है, इसको पहले पढ़िए। बालकों की अभिरुचि उसके साथी संगी की मनोवृत्ति द्वारा प्रभावित होती है। कैसे प्रभावित होता है आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा जनरली आप जैसे होंगे ठीक उसी प्रकार से आपका जो दोस्त है वो भी होगा। और कहा जाता है ना, जैसी संगत वैसी रंगत, मतलब ना आपका दोस्त का जो भी उसका एक्टिविटी है, जो भी उसका बिहेव है वो आपको प्रभावित करता है। इसीलिए बोला जाता है ना कि अच्छे लोगों के साथ में रहो, अच्छे को अपना मित्र बनाओ और ख़ास तौर से अपने बड़ों से जो है ना उसको अपना मित्र बनाओ, ताकि आप लोगों को सही रास्ता, सही दिशा, सही ज्ञान मिल पाए। तो जैसी संगत वैसी रंगत बोलते हैं ना, तो ठीक इसी प्रकार से प्रभावित होते हैं अपने जो मित्र वगैरह होते हैं उनसे ही। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए उसके बाद ई को ध्यान से पढ़िए, शैक्षिक सफलता, एकेडमिक सक्सेस। यदि किसी बालक को स्कूल में लगातार शैक्षिक सफलता मिलती जाती है तो इससे उसमें आत्मसंतोष उत्पन्न होता है और उसकी अभिरुचि शैक्षिक क्रियाकलाप एवं अध्ययन में अधिक बढ़ जाती है। तो शैक्षिक सफलता, मान के चलो आप लोग अभी तैयारी कर रहे हो और आप लोग क्या करोगे, धीरे धीरे सारे टॉपिक को पढ़ते जाओगे, सारे क्लास को अटेम्प्ट करते जाओगे, तो आप में क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप लोगों को समझ में आएगा। तो और जैसे जैसे बिल्ड होगा ना, समझ में आते जाएगा, सारी क्लास को देखोगे और एक दिन जब एग्जाम में बैठोगे ना तो उसमें भी सफल हो जाओगे। तो आपका क्या होगा, आपका उसमें क्या होगा, आत्मसंतोष मिलेगा कि हाँ मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है, अच्छे से मैं पढ़ पा रहा हूँ। तो आप एग्जाम में भी बेटर कर पाओगे अगर शुरुआती से ही अच्छे से जुड़ोगे। तो सेम टू सेम इसमें भी यही बोला गया है शैक्षिक सफलता में। ठीक है, किसी क्लास में आप लोग अच्छा कर रहे हो तो आप लोग को क्या होगा, दूसरा क्लास भी ज्वाइन करने का मन करेगा। धीरे धीरे क्या होगे, आप सफलता होते जाओगे, सफलता प्राप्त करोगे और आत्मसंतोष मिलते जाएगा। तो ये इसमें बोला है। एफ करके दिया है, उसको पढ़िए, कार्य के प्रति मनोवृत्ति, एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क। जिस वातावरण में बालक का पालन पोषण होता है, बालक के कार्य की रुचि भी उसी प्रकार के वातावरण में होता है। तो आप लोगों ने जनरली ये भी देखा होगा कि आपके जो पालन पोषण जो है ना, जिस वातावरण में होता है, जिस माहौल में होता है, आप ना आपकी जो रुचि है उसी कार्य में भी होने लगता है। मान के चलो ना, अगर किसी के माता पिता टीचर वगैरह होगा तो जनरली उनको पढ़ने लिखने का जो माहौल है वो अच्छा मिलेगा और वो क्या करेगा, वो भी ना अपने मम्मी पापा को देख कर के उसी के जैसे बनने का क्या करेगा, कोशिश करेगा। तो ये होता है वहाँ का पालन पोषण का जो स्तर है, वहाँ का जो वातावरण होता है वो उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। उसके अलावा जी करके दिया है, उसको पढ़िए, शिक्षक छात्र। बालक स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा में कितनी अभिरुचि दिखाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी शिक्षकों के साथ व्यक्तिगत अभिरुचि, पर्सनल एक्सपीरियंस कैसी है। तो आप लोगों ने जनरली देखा होगा, जिस कक्षा में जो बालक होते हैं और उस कक्षा का जो टीचर होता है ना, अगर वो फ्रेंडली होगा, बच्चों से अच्छे से बात करेगा, तो छात्र भी क्या होगा, उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करेगा और अच्छे से पढ़ने लिखने में भी क्या होगा, आत्मनिर्भर होगा और अच्छे से पढ़ लिख पाएगा। क्योंकि देखो, शिक्षक जो होगा वो फ्रेंडली होगा, मतलब सारे टॉपिक को वो जो बालक है वो बेझिझक, किसी प्रकार से डाउट होगा तो वो पूछ पाएगा। तो इस प्रकार के अगर वातावरण रहेगा तो क्या होगा, बच्चे जो है ना वो क्या होगा, अच्छी तरीके से किसी भी टॉपिक को सीख पाएगा और समझ पाएगा, जो भी डाउट होगा वो पूछ पाएगा। तो इस प्रकार के वातावरण जो होता है ना, वो भी बच्चों को क्या करता है, प्रभावित करता है। और मान के चलो इसके ठीक विपरीत होगा, अगर कोई टीचर ऐसे होगा जो सख्त होगा, एकदम ही गुस्सा करने वाला होगा, प्रश्न पूछने पे बैरियर लगा देंगे, तो वैसे में क्या छात्र सीख पाएगा क्या। तो दोनों ही प्रकार की जो सिचुएशन है ना, उसमें जो छात्र है ना उस पर प्रभाव पड़ता है शिक्षकों का। तो ये आप लोगों को समझ में आया। चलिए उसके बाद एच करके दिया है, स्कूल का सांवेगिक वातावरण, इमोशनल क्लाइमेट ऑफ द स्कूल। वैसे शिक्षक जो कक्षा में प्रजातांत्रिक ढंग से बालकों को पढ़ाते हैं तथा आकर्षक एवं मनोरंजक ढंग से बालकों के साथ अनुक्रिया करते हैं, छात्रों में स्कूल एवं शिक्षा के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने में सफलता होते हैं। तो स्कूल का सांवेगिक वातावरण, जिस प्रकार से स्कूल का वातावरण होगा, ठीक उसी प्रकार से जो बालक होंगे, वहाँ का जो छात्र होगा वो सीख पाएगा। अभी जस्ट आप लोगों को बताया ना कि एक जो शिक्षक होगा क्लास का, वो अगर इको फ्रेंडली होगा, मतलब ना बच्चों से फ्रेंडली तरीके से बात करेगा, फ्रेंडली तरीके से पढ़ाएगा। अगर बच्चों में किसी प्रकार के डाउट होता है तो उसको पूछने के लिए बोलेगा और नम्रतापूर्वक, सरलतापूर्वक उन बच्चों को उस प्रश्न का आंसर देगा और पूछने में झिझक नहीं करेगा। जो बालक है उसको फ्रीडम थोड़ा सा देगा, किसी भी प्रकार के टॉपिक हो तो, चाहे वो सिलेबस के अंदर हो चाहे वो सिलेबस के बाहर हो, किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछने की अगर आज़ादी देगा तो एक जो बालक है वो अच्छी तरह से उसमें अभिरुचि उत्पन्न होगा और सीखेगा, आकर्षक और मनोरंजक
ढंग से वो सीख पाएगा खेल खेल में जब एक शिक्षक जो है वो पढ़ाएगा तो। और अगर ठीक उसी प्रकार से अगर उसका उल्टा होगा, शिक्षक जो है वो स्ट्रिक्ट होगा, किसी प्रश्नकार के प्रश्न बोलने पर पाबंदी करेगा, मतलब प्रश्न पूछने पर आज़ादी नहीं देगा, तो वो क्या अच्छे से सीख पाएगा क्या बालक? तो दोनों ही सिचुएशन में क्या है, बच्चों पर प्रभाव डालता है। और एक जो अच्छा शिक्षक है उसकी निशानी ये है कि वो क्या करेगा, मनोरंजक ढंग से, आकर्षक ढंग से बच्चों को पढ़ाएगा और इको फ्रेंडली जो वातावरण है वो रखेगा, और ख़ास तौर से प्रजातांत्रिक जो वातावरण है वो रखेगा। तो इसमें क्या होगा, जो बालक है वो अच्छे से सीख पाएंगे और पढ़ पाएंगे। तो ये स्कूल का सांवेगिक वातावरण होता है। चलिए इसके बाद अभिरुचि का मापन, मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट को जानते हैं। उससे पहले आप लोग ये जान लो कि आप लोग ना इसका जितना भी पूरा मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका जो PDF है वो मैं अपने पर्सनल जो व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हूँ उसमें ही डालूंगा। क्योंकि देखो अगर मैं टेलीग्राम वगैरह चाल डाल दूंगा तो उसमें अलग अलग ग्रुप है, क्योंकि देखो बाकी जो है ना वो टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आप लोगों को पर्सनली जो लोग ना प्री बी एड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम केवल उसकी ही तैयारी करने वाले हैं, तो उनको ये जो PDF है वो प्रोवाइड करूँगा, अलग से किसी को नहीं करने वाला मैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है, आप लोग ना डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पर जा सकते हो, बाय MD धीवर करके वो इंस्टाग्राम का ID है, वहाँ पर आप लोग मैसेज कर सकते हो कि सर मेरे को ग्रुप में जोड़ना है बोल करके। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, आप लोगों का जो पर्सनल नंबर है वो लूँगा और उसके बाद आप लोगों को ऐड कर दूँगा। और ये जो ग्रुप है ना उसमें आप लोगों का नॉमिनल चार्ज लगेगा, ठीक है। क्योंकि देखो जो लोग ना पढ़ने वाले हैं ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है। और नॉमिनल चार्ज कितना होगा ये अगर बताऊँ ना तो 149 केवल आप लोगों को एक बार पे करना है। उसके बाद पूरा जो PDF है वो मैं आप लोगों को दे दूंगा। उसके बाद इसका मैं MCQ सीरीज़ कराऊंगा, उसका भी PDF दूंगा, इसका जो थ्योरी क्लास है उसका भी दूंगा, और साथ में जो नोट्स वगैरह जो मेरा रहेगा ना उसको भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए इतना तो कर सकते हो। एक बार मार्केट जाओगे तो वैसे ही इससे ज़्यादा को घूम करके आ जाते हो, खा के आ जाते हो, तो अपने पढ़ने के लिए इतना तो कर ही सकते हो। केवल एक बार आप लोगों को पे करना है, उसके बाद नहीं लगेगा आप लोगों को, ठीक है। तो देख लेना, आप लोगों को लेना ना लेना आप लोगों के ऊपर है, अदरवाइज आप लोग डायरेक्टली इसी में से ही आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए उसके बाद चलिए हम लोग सीधा सीधा पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं, अभिरुचि मापन के ऊपर, ठीक है। तो अभिरुचि मापन के दो तरीके सर्वाधिक लोकप्रिय है, कौन कौन सा? सबसे पहला को ध्यान से पढ़िए, शिक्षक निर्मित प्रविधियाँ, टीचर एंड मैथ टेक्निक्स। क्या होता है ये, तो इसको ध्यान से पढ़ते हैं। छात्रों की अभिरुचियों को मापने की कुछ ऐसी प्रविधियाँ, टेक्निक है जिन्हें शिक्षकों द्वारा विशेष उद्देश्य से बनाया जाता है। यह विधियाँ निम्नलिखित है। तो कौन कौन सा है, तो सबसे पहला ए को पढ़ो, चिन्हांकन सूची, चेकलिस्ट। तो चेकलिस्ट क्या होता है, चिन्हांकन सूची में शिक्षक विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ की एक सूची तैयार करते हैं। छात्रों को यह सूची इस निवेदन के साथ दिया जाता है कि जिन शैक्षिक क्रियाओं में उनकी अभिरुचि हो उनमें सही चिन्ह लगा दें। तो आप लोगों को बता दूं चिन्हांकन सूची क्या होता है। प्रत्येक स्कूल में क्या किया जाता है, कुछ ऐसे शिक्षकों द्वारा ना किसी प्रकार के बालकों की अलग अलग अभिरुचि को जानने के लिए चिन्हांकन सूची या चेकलिस्ट बनाया जाता है, जिसमें अलग अलग जो रुचि है ना वो लिख दिया जाता है। जैसे क्रिकेट खेलना, किसी प्रकार से हॉकी खेलना, किसी प्रकार से बैट बॉल खेलना, या अलग अलग रुचियों को लिख दिया जाता है। और लिखने के बाद ना सभी बालक को सर्कुलेट कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। और देने के बाद क्या जाता है, बालकों से बोला जाता है कि आपको जिसमें रुचि है, जिसको खेलने में आपको अच्छा लगता है, केवल उन्हीं पर टिक लगाओ। इस प्रकार से चेकलिस्ट दिया जाता है। और देने के बाद ना लास्ट में उन सारे जो लिस्ट है उसको ले लिया जाता है। और लास्ट में शिक्षक ये जान पाता है कि किस बालक की जो रुचि है वो किस में है, ये पता लगाया जा सकता है, जिन्हें ना चेकलिस्ट कहा जाता है या चिन्हांकन सूची के नाम से जानते हैं। बी को पढ़ो, श्रेणीकरण, रैंकिंग। तो श्रेणीकरण क्या होता है, ध्यान से पढ़िए। इस विधि में शिक्षक विभिन्न तरह की शैक्षिक क्रियाओं की एक सूची तैयार करते हैं जो छात्र को इस निवेदन के साथ देते हैं कि वे इन क्रियाओं को अपने अभिरुचि के क्रम में श्रेणीकरण करें। मतलब ये है कि एक श्रेणीकरण का भी लिस्ट बनाया जाएगा अलग से, ठीक है। और उसमें पहला दिया जाएगा क्रिकेट हो सकता है, या दूसरा दिया जा सकता है हॉकी, वॉलीबॉल, अलग अलग जो खेल है या अलग अलग जो अभिरुचि है पढ़ने में लिखने में, वो लिस्ट बनाया जाएगा। और लिस्ट बना करके दिया जाएगा और उसको रैंकिंग करने के लिए बोला जाएगा श्रेणीकरण। मतलब सबसे ज़्यादा आप लोगों को ये खेल पसंद है, दूसरा में ये पसंद है, तीसरा में ये पसंद है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो अभिरुचि होगा ना उसका श्रेणीकरण बनाने के लिए बोला जाता है स्कूल में। और इस प्रकार से ना श्रेणीकरण करने से जो शिक्षक है वो जान पाता है कि किस बालक की जो अभिरुचि है सबसे ज़्यादा इसमें है, दूसरा में इसमें है, तीसरा में इसमें है। तो इस प्रकार से जो एक शिक्षक है ना वो समझ पाता है। तो इसीलिए जो रैंकिंग है ना उस प्रकार की लिस्ट जो है वो जारी किया जाता है। डी को पढ़िए, स्वतंत्र अनुक्रिया प्रविधि, फ्री रिस्पॉन्स टेक्निक। इस विधि में शिक्षक छात्रों से कुछ ऐसे प्रश्न करते हैं जो कि आदत, शौक, हैबिट या उन क्रियाओं से संबंधित होता है जिनमें उसकी अभिरुचि अधिक होती है। यहाँ छात्र उन प्रश्नों की अभिव्यक्ति करने में अपनी इच्छानुसार शब्दों का प्रयोग करते
पढ़ते हैं। स्वतंत्र अनुक्रिया प्रविधि क्या होता है, अगर आप लोगों को इसको भी सरल शब्दों में समझाऊं तो इसमें देखो, जो शिक्षक होता है वो छात्रों से कुछ ऐसे प्रश्न पूछेगा जिसके अंतर्गत उसकी आदत, उसका शौक या उसका जो हैबिट वगैरह जो होगा ना, जो उसको अच्छा लगेगा, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाएगा जो उसकी अभिरुचि से संबंधित होगा। और उन बालकों से कहा जाएगा कि आप ना इन प्रश्नों का उत्तर अपने अनुसार क्या करोगे, अपने शब्दों में अपने शब्दों का प्रयोग करके दो। ठीक है, तो जो बालक को ना जो शब्द या जो टॉपिक अच्छा लगेगा, तो केवल केवल उसी टॉपिक पर क्या करेगा, वो बालक अपना रिस्पॉन्स देगा, मतलब उस पर अपना जो व्याख्यान है वो देगा, उत्तर देगा। तो ये स्वतंत्र अनुक्रिया प्रविधि कहलाता है। चलिए उसके बाद दूसरा को पढ़ते हैं, मानक अभिरुचि आविष्कारिका, स्टैंडर्ड इंटरेस्ट इन्वेंट्री को पढ़ते हैं। अभिरुचि मापने के लिए विशेषज्ञों द्वारा लगभग 62 मानकों अभिरुचि आविष्कारिका उपलब्ध कराए गए हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से 3 मानक अभिरुचि आविष्कारिका महत्वपूर्ण है। कौन सा, तो 3 जो मानक आविष्कारिका है ना वो महत्वपूर्ण है, लेकिन लगभग 62 जो मानक आविष्कारिका है वो उपलब्ध है। तो केवल 3 को ही आम लोगों को पढ़ना है। कौन कौन सा को पढ़ना है, सबसे पहला ए करके दिया है स्ट्रॉन्ग अभिरुचि आविष्कारिका, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंट्री करके दिया है। तो इसको पढ़ते हैं, क्या है, सबसे पहला प्रतिपादक करके दिया है आविष्कारिका का निर्माण ई के स्ट्रॉन्ग, कौन, तो ई के स्ट्रॉन्ग द्वारा किया गया था। तो आप लोगों को ना अपने जो शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना उसमें केवल ये लिख लेना, स्ट्रॉन्ग अभिरुचि आविष्कारिका, प्रतिपादक कौन है, तो आविष्कारिका का जो प्रतिपादक है वो ई के स्ट्रॉन्ग है, केवल इसको ही नोट कर लेना आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट को पढ़िए, इस आविष्कारिका के 2 फॉर्म हैं। कौन कौन सा फॉर्म है, तो 2 फॉर्म है। पहला को देखो, एक फॉर्म का प्रयोग पुरुषों की अभिरुचि मापने के लिए किया जाता है और दूसरे फॉर्म का प्रयोग महिलाओं की रुचि को मापने के लिए किया जाता है। प्रयोग करके दिया है, इसको पढ़ो, दोनों फॉर्म द्वारा उच्च विद्यालय कॉलेज के छात्र एवं वयस्कों की रुचि का मापन होता है। तो ये जो दोनों फॉर्म है ना, स्ट्रॉन्ग अभिरुचि आविष्कारिका, तो इसमें 2 फॉर्म होता है, जिसमें एक में बालकों की रुचि को जानते हैं और दूसरा में बालिकाओं की जो रुचि है उसको जाना जाता है। और ये जो 2 अलग अलग जो मानक अभिरुचि आविष्कारिका है ना, तो इसमें क्या किया जाता है, जो उच्च विद्यालय में जो अध्ययनरत बालक है या कॉलेज में है ना, या वयस्क जो छात्र है ना, तो उसमें ये जो रुचि है उसका मापन किया जाता है। तो ये याद रखना है। बी को पढ़िए, कुंडर परीक्षण। तो कुंडर परीक्षण क्या है, तो सबसे पहले जानते हैं इसके प्रतिपादक कौन है, जी एफ कुंडर है। कौन, तो कुंडर परीक्षण के जो आविष्कारक है या कुंडर परीक्षण के जो जनक है, प्रतिपादक है, वो जी एफ कुंडर है। इसको भी आप लोगों को नोट करना है। तो जी एफ कुंडर द्वारा 1954 में तथा इसके बाद भी भिन्न वर्षों में किया गया। तो देखो, जी एफ कुंडर ने क्या किया था, 1954 में इसका प्रयोग किया था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, परीक्षणों की संख्या करके दिया है, विभिन्न वर्षों में कुंडर ने अभिरुचि मापने के लिए कुल 4 परीक्षण का निर्माण किया। कितना परीक्षण, तो कुल 4 परीक्षण का निर्माण किया। किसने किया था, तो कुंडर ने। कुंडर से कुंडर परीक्षण ले लेना है, कुंडर ले लेना है, 1954 में परीक्षण किया, ये याद रख लेना है, केवल इतना। और कौन कौन सा 4 अलग अलग परीक्षण है, तो सबसे पहला कुंडर व्यक्तिगत अधिमान रिकॉर्ड, दूसरा कुंडर वेकेशनल इंटरेस्ट सर्वे फॉर्म डी तथा सी, उसके बाद तीसरा ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट सर्वे फॉर्म डी, और चौथा जो है वो जनरल इंटरेस्ट सर्वे। तो ये 4 प्रकार की जो परीक्षण है वो कुंडर परीक्षण कहलाता है और कुंडर ने किया था। बस इतना ही आप लोगों को याद रखना है। इसका पूरा PDF मैं प्रोवाइड कर दूंगा जी, तो बाद में आराम से ना और आप लोग पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलिए इसके बाद सी करके दिया है, ध्यान से पढ़िए, माइनेसोटा वेकेशनल इंटरेस्ट इन्वेंट्री करके दिया है, इसको ध्यान से पढ़िए। इस परीक्षण का निर्माण 1965 में किया गया था तथा इसके द्वारा 21 पेशाओं का मतलब होता है प्रोफेशनल, जिसमें जो प्रोफेशनल होगा वो निपुण होगा, उसको पेशाओं कहा जाता है। ठीक है, पेशाओं में वैसे व्यक्तियों की अभिरुचि की मापन की जाती है जिनमें कॉलेज की शिक्षा ठीक से नहीं हो पाई है, जिनमें अर्ध कौशल कार्य के प्रति उन्मुखता अधिक होती है। तो माइनेसोटा वेकेशनल इंटरेस्ट इन्वेंट्री क्या होता है, समझ में आया ना। इसका जो निर्माण है वो कब किया गया था, 1965 में किया गया था, ये याद रखना है। और 21 जो अलग अलग पेशाएं हैं ना, जो अलग अलग प्रोफेशन है ना, तो उन व्यक्ति की जो अभिरुचि है, जो इंटरेस्ट है, उसको मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसमें खासतौर से कॉलेज में जो शिक्षा ठीक से प्राप्त नहीं कर पाए ना, जो बीच में क्या कर दिए, कॉलेज को ड्रॉप कर दिए, तो ऐसे जो व्यक्ति है ना, उन पर ये जो कार्य है वो किया गया, जो सर्च है वो किया गया है। ये आप लोगों को याद रखना, सर्च मतलब
मतलब परीक्षण मान लेना, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। चलिए उसके बाद अंतिम रूप से एक टॉपिक और आप लोगों को बच गया है, इसको पढ़ लेते हैं। अभिरुचि में शिक्षा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरेस्ट इन एजुकेशन। तो ध्यान से पढ़िए। कक्षा में छात्रों की रुचि पठन पाठन में बनाए रखने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो कौन कौन सा? सबसे पहले प्रजातंत्रात्मक माहौल बनाना। शिक्षकों को कक्षा में बनाना चाहिए ताकि छात्र के मन में शिक्षक या स्कूल के प्रति किसी प्रकार का भय तथा संशय ना हो। अब प्रजातंत्रात्मक माहौल का मतलब ये होता है कि छात्र जो है ना, किसी प्रकार से अगर उन बालकों को डाउट हो या किसी प्रकार से प्रश्न वो लोग जानना चाहे ना, तो बिना डरे क्या करे, जो शिक्षक है उससे डायरेक्टली वो पूछ सके, पूछने में किसी प्रकार की जो संशय, हेजिटेशन जो होता है या डर होता है वो ना हो। तो इस प्रकार की जो माहौल होता है ना, उसे प्रजातंत्रात्मक माहौल कहा जाता है। दूसरा को पढ़िए, छात्रों की रुचि बनाए रखना। शिक्षक को कक्षा में सरल भाषा या समझने योग्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि शिक्षक की बातों को सुनने तथा समझने में छात्र की रुचि बन सके। तो देखो, एक जो शिक्षक होता है ना, वो इस प्रकार से कक्षा में पढ़ाना चाहिए ताकि ना उसके जो लैंग्वेज है, उसके जो शब्द है, उसके जो भाषा है, उसको सरल तरीके से जो बालक है वो समझ पाए। हम लोग जनरली ये करते हैं ना कि हम लोग ना, क्योंकि देखो हम लोग अलग अलग जो डिग्रियां हैं वो लेकर के रहते हैं, स्टैंडर्ड लैंग्वेज जानते हैं, तो उस प्रकार से एक शिक्षक होने के नाते नहीं पढ़ाना चाहिए। एक जो शिक्षक है ना, वो सरल शब्दों में बच्चों को पढ़ाना चाहिए ताकि जो बच्चे वो सरल तरीके से सीख पाए, समझ पाए। तो इस प्रकार से क्या है, सरल भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं वो क्या कर सके, समझ सके, सुन सके। खास तौर से अभी का जो शिक्षण पद्धति है ना, वो बच्चों की मदर टंग में पढ़ाने की बात कही गई है, उसके मातृभाषा में। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए, उपकरणों का प्रयोग करना। शिक्षकों को कक्षा में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए पढ़ते समय चित्र, मॉडल तथा श्रव्य दृश्य उपकरणों का भी प्रयोग करना चाहिए। तो उपकरण का मतलब ये होता है कि मान के चलो ना, अगर आप लोग किसी कक्षा में पढ़ाने गए हो, तो उस कक्षा में जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हो उस टॉपिक पर ना किसी प्रकार की जो उपकरण वगैरह हो गया या किसी प्रकार के टीएलएम हो गया, लर्निंग मटेरियल जो होता है ना, तो उस प्रकार के जो अलग अलग जो मटेरियल है वो लेकर के जाओगे और सामने पर बच्चों को दिखा करके पढ़ाओगे। तो एक जो बालक है वो सबसे पहले देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। तो देखने में और पढ़ने में क्या होगा, उसको आसानी होगा और समझने में भी आसानी होगा। जब हम लोग ना स्कूल इंटर्नशिप में गए थे ना डीलेट करते वक्त, तो हम लोगों को भी यही सिखाया गया था कि हम लोग ना बच्चों को पढ़ाते वक्त कुछ कुछ टीएलएम बना करके ले करके जाते थे ताकि जिस टॉपिक को पढ़ाएं उस टॉपिक को बच्चों को दिखा पाए और खेल खेल के माध्यम से आसानी से बच्चों को क्या करें, समझा पाए। तो इसी प्रकार से आप भी अगर कहीं कोर्स करोगे ना, तो उसमें आप लोगों को भी ऐसे मौका मिलेगा करने के लिए आप लोगों को भी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को पढ़िए, पठन पाठन छात्र के अनुरूप होना। शिक्षकों को छात्र में पठन पाठन के स्तर छात्रों के बुद्धि स्तर के अनुरूप रखना चाहिए। मान के चलो आप लोग कक्षा दूसरी तीसरी में गए हो, तो आप ना दूसरी तीसरी के जो बच्चे जो समझ पाते हैं उसके बुद्धि के स्तर के अनुसार ही आप लोग उसको पढ़ाओगे। आप अपने स्टैंडर्ड के अनुसार इंग्लिश में बोल करके या कुछ और स्टैंडर्ड शब्द में बोलकर नहीं पढ़ा सकते। तो आप क्या कर सकते हो, बच्चे ना जिस प्रकार की उनका जो लेवल होगा, उनका जो स्तर होगा, बुद्धि होगा बच्चों का, उस प्रकार से उसके शब्दों में पढ़ाओगे। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात होता है। चलिए उसके बाद अंतिम रूप से लास्ट टॉपिक को ध्यान से पढ़िए, गैर शैक्षिक कार्यक्रम के लिए प्रेरित करना। शिक्षकों को समय समय पर छात्रों को गैर शैक्षिक कार्यक्रम जैसे खेल कूद, वाद विवाद प्रतियोगिता तथा भ्रमण इत्यादि में भाग लेने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। तो देखो, प्रत्येक स्कूल में ना क्या होता है, अलग अलग जो एक्टिविटी है वो कराया जाता है। अभी का तो दौर ये है कि बच्चों को खेल खेल के माध्यम से, अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से क्या किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, ताकि बच्चे को ना जो पढ़ाई है वो बोर ना लग सके। तो इसीलिए क्या है, खेल खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। और गैर जो शैक्षिक कार्यक्रम है ना, जिसमें खेल कूद हो गया, वाद विवाद हो गया, प्रतियोगिता हो गया और उसके अलावा भ्रमण हो गया, तो इस प्रकार की जो कार्यक्रम है ना, उसमें भी भाग लेने के लिए बच्चों को प्रेरित करना, ताकि उन लोगों का चहुमुखी विकास हो पाए, उसकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सभी प्रकार की जो विकास है ना वो हो पाए। तो इसीलिए इन तमाम चीज़ों को क्या है, कराया जाता है स्कूल में। तो आप लोगों को समझ में आया अभिरुचि शिक्षा का महत्व क्या होता है। तो आप लोगों को केवल ना आज की इस क्लास में केवल इतना ही पढ़ना था थ्योरी क्लास में। जब आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊँगा ना, उसमें आप लोगों का इन्हीं टॉपिक पर जितने भी प्रकार से एमसीक्यू प्रश्न बन सकते हैं ना, उन तमाम प्रश्नों को लेकर के मैं आऊँगा दूसरा क्लास में, ठीक है। क्योंकि थ्योरी आप लोगों को पहले अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद फिर जब नेक्स्ट क्लास लाऊंगा ना
ना, तो उसमें मैं आप लोगों को क्या करूँगा, जो MCQ क्लास है वो लेकर के आऊँगा और अच्छे से आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो उसके लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। आप लोगों का जो नेक्स्ट क्लास है ना, वो फिर से इसी टाइम पे आप लोगों का मिल जाएगा, सुबह 8 से 9 के बीच में, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसका जो पूरा PDF है वो मैं इसमें जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें भी डाल दूंगा, तो वहाँ से दोबारा से अच्छे से और आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आप लोगों का जो MCQ सीरीज़ आएगा ना, उसमें आप लोगों का जो अभी वर्तमान में कूट में जो प्रश्न पूछा जा रहा है उस प्रकार से जो प्रश्न है वो भी लेकर के मैं आऊँगा, ठीक है। तो देखो, एक दिन में केवल एक ही क्लास लेंगे, अभी आप लोगों के पास टाइम है तो आराम से पढ़ते हुए चलेंगे धीरे धीरे। और जैसे जैसे नज़दीक आएगा ना एग्ज़ाम ना, तो क्लास लेने की जो दौर है उसको भी बढ़ा दूंगा, मतलब एक दिन में 4 से 5 क्लास लेना भी शुरू करूंगा बाद में। लेकिन धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे, एक ही बार हम लोगों को बोझिल टाइप से नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। और एक चीज़, अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका जो नोटिफिकेशन है वो मिल पाए। तो चलिए मिलते हैं फिर से कल से इसी टाइम पे। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।